नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की तारीख है 18 मई। तो इसी तारीख को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत एक परमाणु संपन्न देश बन गया था। 2-4 लाइनों में यह कह देना बहुत आसान है, लेकिन भारत को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समस्याओं और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। तो चलिए आज की चर्चा में यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत एक महाशक्ति कैसे बना। शुरुआत अमेरिका से करते हैं। जुलाई 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद अन्य देश सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने इस रेस में हिस्सा लिया और अपनी परमाणु हथियार क्षमताओं को विकसित किया। और उसी वर्ष यानी 1945 के अगस्त माह में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से हुई तबाही को देखने के बाद इन 5 परमाणु शक्तियों ने जल्द ही परमाणु हथियारों के विकास से संभावित विनाशकारी प्रभावों को महसूस किया और इसे रोकने के लिए दबाव डाला, यानी अप्रसार संधि NPT को आगे बढ़ाया, जो साल 1970 में प्रभावी हुई। इस संधि ने यह सुनिश्चित किया कि जिन देशों के पास पहले से ही परमाणु हथियार क्षमताएं हैं, वे उस तकनीक को गैर परमाणु राष्ट्रों से साझा नहीं करेंगे। इसका उद्देश्य था कि यह परमाणु प्रसार स्थिरता में योगदान देगा और परमाणु युद्ध के जोखिम को घटाएगा। संधि के तहत जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं थे, वे उन्हें प्राप्त नहीं करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों को स्वीकार करने का वचन देते हैं, तथा जिन 5 देशों के पास परमाणु हथियार थे, उन्होंने इसके कब्जे को दूसरों को हस्तांतरित नहीं करने का संकल्प लिया। वे परमाणु हथियार की दौड़ को समाप्त करने और स्वयं के परमाणु हथियार शस्त्रागार को कम करने के लिए बातचीत करने पर भी सहमत हुए। 1970 में जब यह संधि लागू हुई तो शुरुआत में सभी ने इसे स्वीकार नहीं किया था। भारत जैसे कई देशों ने कहा यह एक भेदभावपूर्ण संधि है, यह केवल कुछ ही देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देता है। लेकिन भारत और कुछ अन्य देश इसमें पार्टी नहीं बनना चाहते थे। कई देश इस संधि में भेदभावपूर्ण प्रकृति होने के बावजूद शामिल हुए, जबकि अन्य देश परमाणु हथियार को सभी के लिए खुला रखना चाहते थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत को भी परमाणु जैसे एक शक्तिशाली हथियार की जरूरत महसूस हुई, लेकिन यह जरूरत उसे किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए थी। युद्ध के 2 साल बाद ही साल 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा था। चीन के साथ भारत अपने तनावपूर्ण संबंधों को लेकर सतर्क था। भारत का मानना था कि संभावित विरोधियों को रोकने और भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए परमाणु हथियार प्राप्त करना आवश्यक है। भारत के महान लोगों को परमाणु हथियारों से उत्पन्न संकट के बारे में काफी पहले से ही अनुमान हो गया था। भारत के परमाणु की बात करें तो भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम 1944 में ही शुरू कर दिया था, जब होमी जहांगीर भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। भौतिक विज्ञानी राजा रमन्ना ने परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी अनुसंधान में एक आवश्यक भूमिका निभाई। उन्होंने परमाणु हथियारों पर वैज्ञानिक अनुसंधान का विस्तार और पर्यवेक्षण किया। वैज्ञानिकों की टीम के पहले निर्देशक भी वे ही थे, जिन्होंने पर्यवेक्षण के साथ साथ परीक्षण भी किया। भारत परमाणु अप्रसार संधि के विकास में भारी रूप से शामिल था, लेकिन इस पर हस्ताक्षर नहीं करने के विकल्प को चुना। 1954 में होमी जे भाभा ने हथियारों के डिजाइन और उत्पादन की दिशा में परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की 2 परियोजनाओं को चालू किया गया। पहली परियोजना ने मुंबई में ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना की। दूसरी के जरिए एक सरकारी सचिवालय यानी परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया, जिसके पहले सचिव स्वयं होमी जे भाभा ही थे। 1954 में ही भारत परमाणु शांति के लिए कनाडा और USA के साथ एक मौखिक समझ पर पहुंचा। कार्यक्रम में कनाडा और USA अंततः ट्रॉम्बे में साइरस अनुसंधान रिएक्टर प्रदान करने और स्थापित करने के लिए सहमत हुए। साइरस की आपूर्ति कनाडा द्वारा की गई थी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उपलब्ध किए गए भारी पानी का उपयोग किया गया था। यह भारत में बनने वाला दूसरा परमाणु रिएक्टर था। साइरस प्लूटोनियम उपकरण विकसित करने के लिए एक अच्छी सुविधा थी और इसीलिए नेहरू जी ने कनाडा से परमाणु ईंधन लेने से इनकार कर दिया था और एक स्वदेशी परमाणु ईंधन चक्र विकसित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। प्लूटोनियम संयंत्र का निर्माण 27 मार्च 1961 को शुरू हुआ, जिसे आगे जाकर 1964 के मध्य में शुरू किया गया था। 1962 तक परमाणु कार्यक्रम अभी भी विकसित हो रहा था, लेकिन चीजें बहुत धीमी हो गई थी, क्योंकि नेहरू जी भारत चीन युद्ध से विचलित थे, जिसके दौरान भारत चीन के लिए क्षेत्र खो दिया था। नेहरू जी ने मदद के लिए सोवियत संघ की ओर रुख किया, लेकिन सोवियत संघ क्यूबा मिसाइल संकट से पहले से ही जुड़ा हुआ था और उसने मदद के लिए इनकार कर दिया। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसके कारण परमाणु कार्यक्रम आंशिक रूप से धीमा हो गया। युद्ध के बाद शास्त्री जी ने भौतिक विज्ञानी विक्रम साराभाई को परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, जिन्होंने अपने अहिंसक गांधीवादी विश्वासों के साथ
इसे सैन्य विकास के बजाय शांतिपूर्ण उद्देश्यों की ओर निर्देशित किया। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 1967 में इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी और परमाणु कार्यक्रम पर काम एक नए जोश के साथ शुरू हुआ। समस्त कार्यक्रम की निगरानी भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष केमिकल इंजीनियर होमी सेठना ने की थी। आर चिदम्बरम जी ने 1967 के अंत में प्लूटोनियम की स्थिति के समीकरण पर काम शुरू किया। गोपनीयता बनाए रखने के लिए पूरे कार्यक्रम में 1967 से 1974 तक 76 से अधिक वैज्ञानिक और इंजीनियरों को नियुक्त ही नहीं किया गया था। दिसंबर 1971 में फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें भारत पाकिस्तान पर सैन्य और राजनीतिक पहल हासिल की। युद्ध के बाद इंदिरा गांधी जी अपनी प्रसिद्धि के साथ बार्क को परमाणु उपकरण बनाने और परीक्षण करने की तैयारी के लिए अधिकृत किया। बम के डिजाइनर और निर्माता पीके अयंगर थे, जो इस परियोजना के दूसरे कमांडर थे। अयंगर के काम को प्रमुख धातु विज्ञानी आर चिदम्बरम और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के एनएस वेंकटेशन द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, जिन्होंने उच्च विस्फोटक अंतः विस्फोट प्रणाली का विकास और निर्माण किया था। आखिरकार कई सालों तक की गई मेहनत को अब प्रयोग करने का वक्त आ गया था। परमाणु कार्यक्रम का लगभग काम पूरा हो गया था, लेकिन बस एक कार्य बाकी था और वह कार्य था परीक्षण कार्य। आखिरकार वह दिन भी जल्दी आ गया। 18 मई 1974 जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया। परीक्षण का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। यह नाम इसलिए चुना गया था क्योंकि परीक्षण उस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित किया गया था। परीक्षण के कुछ ही देर बाद भारत के प्रमुख भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक राजा रमन्ना ने प्रधानमंत्री जी को बुद्ध अंततः मुस्कुराए संदेश दिया। यह भारत द्वारा पहला पुष्ट परमाणु परीक्षण था जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी नहीं था। हालांकि विस्फोट किए गए उपकरण की उपज पर बहस हुई। देश की मीडिया को 20 किलो टन टीएनटी तक की सीमा दी गई थी, जबकि आधिकारिक उपज शुरू में 12 किलो टन टीएनटी निर्धारित की गई थी। परीक्षण का मुख्य आकर्षण यह था कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य खुफिया एजेंसियों से बचने में कामयाब रहा था। परीक्षण के बाद भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की एक बड़ी श्रृंखला का भी सामना करना पड़ा, जिसमें कहा गया कि इस तरह के परीक्षणों से परमाणु प्रसार हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के बाद सफलतापूर्वक परमाणु बम का परीक्षण करने वाला दुनिया का छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण को देश की तकनीकी शक्ति और उभरती शक्ति के रूप में देखा गया था। परीक्षण के बाद भारत को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी बधाइयां तो आ ही रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आलोचनाएं भी आ रही थी। इन सब को देखते हुए भारत के पक्ष से एक बहुत खास बात निकलकर सामने आई, जो दोनों ही पक्षों के लिए महत्वपूर्ण थी। और रही बात भारत के परमाणु संपन्न होने की, तो भारत को कोई शौक नहीं था परमाणु हथियार प्राप्त करने की। वो तो कुछ देशों की वजह से भारत को अपनी सुरक्षा के लिए इसे विकसित करना पड़ा, वरना भारत एनपीटी और सीटीबीटी जैसे नियमों का कभी विरोध नहीं किया है। और भारत ने अगर विरोध किया था तो वह इस बात का था कि विश्व में कुछ ही देशों को परमाणु हथियार रखने का अधिकार क्यों है। भारत का कहना था कि क्या उन्हीं 5 देशों को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, हमें नहीं। भारत के पड़ोसी चीन के पास परमाणु हथियार थे, जो हमेशा भारत से युद्ध के लिए तैयार रहता था। निश्चित रूप से भारत हमेशा अपनी विदेश नीति में कुछ हद तक स्वतंत्र मार्ग का अनुसरण किया है। भारत का कहना है कि अगर सभी देश परमाणु हथियार रखना या परीक्षा करना बंद कर दे तो भारत इस चीज से कभी पीछे नहीं हटेगा। भारत ने तर्क दिया कि किसी भी देश को परमाणु हथियार रखना वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। शांति व स्थिरता को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करना है। भारत ने परमाणु मुक्त दुनिया की स्थापना का भी स्वागत किया है और परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय पहलों का समर्थन किया है। भारत ने तो परमाणु परीक्षण पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया है। और 18 मई 1974 को भारत ने परीक्षण के बाद घोषणा की कि यह परीक्षण केवल एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था। तो यह थी भारत के महाशक्ति बनने की आज की चर्चा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली चर्चा में। धन्यवाद।